Hello everyone, I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams, and this is our special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in today's The Hindu newspaper. So as you all know, आज daily edition हमारे पास नहीं आता है. So this is all the articles I have collected for you all from the Mumbai newspaper. So be with me for this entire video and I'll make sure कि आपका कोई भी टॉपिक कहीं से भी नहीं छूटेगा. चलिए बात कर लेते हैं पहले आर्टिकल के बारे में, जहाँ बात की जा रही है निसार सैटेलाइट की. एंड दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है. क्यों? इससे आपको प्रीलिम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा. इसका कारण समझते हैं ऐसा क्यों. सबसे पहले आर्टिकल की बात करें तो देखिए, जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ इसरो, उन्होंने क्या करा है, उनको फाइनली नासा और इसरो के जॉइंट वेंचर के थ्रू जो सैटेलाइट यहाँ पर डेवलप की गई है जिसका नाम है निसार, एज यू कैन क्लियरली सी ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ, उसको फाइनली रिसीव कर लिया है फ्रॉम द यूएस स्पेस एजेंसी. निसार की अगर हम बात करें तो निसार एक लियो सैटेलाइट है, जो जिसे हम बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी की तरह यहाँ पर काम करेगा. ये एक जॉइंट एफर्ट हमें देखने मिलता है बिटवीन दी नासा एंड इसरो, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड एज दी निसार. देखिए, निसार की अगर हम बात करें, जो जो इसका इन्विजन था वो नासा और इसरो ने शुरू किया था आज से 8 साल पहले इन 2014. ठीक है, एक पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन था ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ रडार एज अ साइंस टूल विच हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ द अर्थ डायनामिक लाइक लैंड, आई सरफेस इन द ग्रेटर डिटेल. ठीक है, जो आज से पहले कभी किए नहीं गए. और बिल्कुल इसको लॉन्च करने की भी तैयारी की जा रही है कि 2024 में, जो हमारे सामने आने वाला 2024 है, लाइक द नेक्स्ट ईयर, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर आंध्र प्रदेश से इसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा. ठीक है, अगर हम निसार की बात करें तो देखिए इसका काम क्या है. ये यहाँ पर क्या करेगा, इट विल मैप द इंटायर ग्लोब जस्ट इन 12 डेज, जो कि क्या करेगा, हमारे पास एक बहुत स्पाइटल व्यू देगा, एक डेटा प्रोवाइड करेगा फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि अर्थ का इकोसिस्टम कैसा है. हमारे अगर आइस मास की बात करें, वेजिटेशंस की बात करें, बायोमास की बात करें, या जो हमारा सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, ग्राउंड वाटर, नेचुरल हज़ार्ड, वॉल्केनोज और सुनामी जैसी चीज़ों की बात करें या लैंडस्लाइड की, उसके बारे में जो पूरी इन्फॉर्मेशन हमें देने वाला है वो प्रोवाइड करेगा निसार. ठीक है, अब देखिए निसार की एक बहुत खास बात समझ लीजिए, जो है इसका डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसको बोला जा रहा है सार. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से देखना ज़रूर मिलेगा. देखिए, जब हम निसार की बात करते हैं तो ये एल और एस बैंड, यहाँ पर डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार्स का यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस इस तरीके से समझ लीजिए, दो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज एल एंड एस बैंड रडार, लेकिन दिस वुड बी द फर्स्ट डुअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिनिंग सेंशन इन L band and S band, which is using advanced sweep SAR technology to provide L and S band space-bound SARS data with the high repeat cycle, high resolution, and the larger swath with the capacity of full polar metric and informatic modes of operation. So now the questions come, what is this L band and S band radar? चलिए इसको इस तरीके से समझ लीजिए. जब हम L band की बात करते हैं, लेट मी ऑल्सो राइट इट हियर. ठीक है, जब हम एल बैंड की बात करते हैं तो देखिए ये रेडियो की उस फ्रिक्वेंसी की बात करता है जिसकी रेंज होती है 1 से लेकर 2 गीगा हार्ट्स की. ठीक है, इसी को बोला जाता है एल बैंड सिस्टम. ऑलराइट, इसको सेट किया जाता है एट द लोअर एंड ऑफ द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम एंड द अपर एंड ऑफ द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड. वहीं अगर हम एस बैंड की बात करें तो यहाँ पर जो माइक्रोवेव बैंड है, जो जिसका स्पैन माना जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मानी जाती है, तो वो मानी गई है 2 to 4 गीगा हार्ट्स. ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस फर्स्ट. इसी को ही एस बैंड बोला जाता है. अब देखिए यहाँ पर काम क्या होगा, अगर हम दोनों सिस्टम्स की बात करें तो ये दोनों सिस्टम मिलकर, चाहे आप वेदर की इंफॉर्मेशन की बात कर लीजिए, वॉल्केनोस की बात कर लीजिए, ठीक है, लैंडस्लाइड्स क्यों हो रहे हैं, उसका जो एक क्लियर मैपिंग है, हाई रिजोल्यूशन जो पिक्चर है, सुनामीज हो गए, अर्थक्वेक हो गए, और जो फास्ट मैच्योरिंग माइक्रोवेव्स रिमोट सेंसिंग्स जो हमारी चल रही हैं,
उसको इमीडिएटली कैप्चर करेगा, उसका एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा और जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो यहाँ पर हमें देगा। चाहे आप अर्थ के चेंजिंग सिस्टम की बात करें, ठीक है, चाहे आप क्रायोस्फीयर की बात कर लीजिए, चाहे आप कार्बन इमिशन की बात कर लीजिए कि कार्बन स्टॉक कितना है या कार्बन फ्लक्सेस हमें क्या देखने मिल रहे हैं, इट विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी डाटा विद इन few seconds and even minutes. So this is the significance of the NISAR. I guess आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है इसरो के MT1 सैटेलाइट के बारे में। देखिए MT1 सैटेलाइट लगातार न्यूज़ का विषय है, तो पहले समझ लेते हैं आखिर ये है कि MT1 का फुल फॉर्म हमें देखने मिल जाता है मेगा ट्रॉपिक्स 1 सैटेलाइट, ठीक है, मेगा ट्रॉपिक्स 1। देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो इसरो ने सक्सेसफुली कैरी आउट कर लिया है अपनी कंट्रोल री एंट्री एक्सपेरिमेंट ऑफ द MT1 सैटेलाइट। अब क्योंकि MT1 सैटेलाइट लगातार न्यूज़ में है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस MT1 सैटेलाइट है। लेकिन उसको समझने के पहले आप एक और चीज़ याद रखेंगे, जो इसकी री एंट्री की जा रही है, ये एंट्री की जा रही है पैसिफिक ओशन में। अब पैसिफिक ओशन में भी कहाँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर हम बात करें 5 डिग्री साउथ टू 14 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से लेकर 119 वेस्ट टू 100 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड का वो एरिया आइडेंटिफाई किया गया है, जहां पर आपको MT1 की एंट्री दिखेगी। जो डेटा मैंने आपको बोला प्रीलिम्स में, आपको एग्जामिनर इसी तरीके से कंफ्यूज करेगा कि वो आपको लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड्स दे देगा एंड यू विल बी टोटली कंफ्यूज्ड कि भाई ये कहाँ पे लॉन्च किया जाने वाला था। ओशन का नाम यहाँ पे चेंज हो सकता है पैसिफिक की जगह पे आपको कोई दूसरा नाम मिल जाए। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड अबाउट द पैसिफिक ओशन। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए मेगा ट्रॉपिक 1 की जब हम बात करते हैं तो इसको इंडिया और फ्रांस ने जॉइंटली इस सैटेलाइट मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया था, और इसका पर्पस था कि जो वाटर साइकिल है और जो एनर्जी एक्सचेंज आपको देखने मिलता है बिटवीन द ट्रॉपिक्स, उसको यहाँ पर स्टडी किया जा सके। वहीं पर इसके साथ इसका एक ऑब्जेक्टिव सेट किया गया कि जो लाइफ साइकिल है हमारे कन्वेक्टिव सिस्टम की, क्या ऐसी सिस्टम होता है कि जो हमारे ट्रॉपिकल वेदर को इन्फ्लुएंस करता है, जो हमारे क्लाइमेट के रोल को डिसाइड करता है, साथ ही जो एनर्जी मॉइस्चर बजट होता है जो ट्रॉपिकल रीजन्स में हमें देखने मिलता है, उस सब की स्टडी करने के लिए भी इसे लॉन्च किया गया। सो बेसिकली व्हाट दिस MT1 डज, it provides scientific data on contribution of water cycle to the tropical atmosphere with information of condensed water in cloud, water vapor in atmosphere, precipitation and also the evaporation. होगा क्या? With its circular orbit inclined 20 degree to the equator, the megatropic is a unique satellite for the climate research that should also aid scientists keeping for refined prediction models. Chaliye, so I hope this article is clear to you. Moving on to the next article, again which is related with the budget, और बजट से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे एडिटोरियल्स हैं जो हमें यहाँ पर बार बार देखने के लिए मिलते हैं। चलिए समझ लेते हैं आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है। देखिए बात की जा रही है, जब आप यूनियन बजट को इस बार देखेंगे तो हमें एक बहुत अच्छी खुशी देखने के लिए मिलती कि यस वो इस बार जो हमारा अलॉटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन एज पर द आर्टिकल एंड द राइटर्स व्हाट दे आर सेइंग कि अगर आप बात करेंगे तो जो हमें प्रोविज़न किया गया है विच इज़ दी 1,12,000 करोड़, और जो कि हमारा प्रीवियस डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको प्रीवियस डेटा देखने मिल जाएगा इंडिया के एजुकेशन बजट का, दैट इज़ 1,04,000 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको एक डिफरेंस देखने मिलेगा, दैट इज़ ऑफ द 8,000 करोड़ रुपीज़। ओके, अगर आप इसको इस टर्म से देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो येस दिस इज़ अ ह्यूज इंक्रीज एंड पीपल मस्ट सेलिब्रेट। लेकिन अगर आप इसको और भी ग्रोइंग कंट्रीज़ की GDP के थ्रू कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड वन थिंग कि वी आर नॉट इवन क्लोजर टू द टॉप 10 countries of the world who are providing great number of percentage of their GDP for their education sector. Now why I am emphasizing about the GDPs of the other developed nation, because there are two primary things if you will talk about for any country to be the developed one. First is education, another one is the health, then only your human resource can work efficiently, then only you can imagine कि आपकी कंट्री जिस इंडिया के हम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं तभी हो पाएगा। और वही एक पूरा क्रिटिसिज्म हमें इस आर्टिकल में देखने के लिए मिलेगा।
सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर्टिकल हैज़ टू से मोर। देखिए, अगर आपने बजट को ध्यान से नोटिस किया हो तो आप एक बात देखेंगे, जो स्कूल सेक्टर को बजट एलोकेट किया गया है दैट इज 68,804.85 करोड़। ठीक है, लेट मी ऑल्सो हाईलाइट दिस पॉइंट हियर। ठीक है, यू कैन सी दिस पॉइंट। ठीक, चलिए बात करते हैं, जो कि प्रीवियस 63,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है। ठीक है, रफली अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 4-5 हज़ार करोड़ का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। और यहीं पर जो फ्रेश अलोकेशन सबसे ज़्यादा किए गए हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे पीएम श्रीज में। ठीक है, पीएम श्री के हम अलग से भी सेपरेटली यहाँ पर डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वहीं अगर हम बात करें अब होगा क्या, यहीं पर एक और नया हमें अनाउंसमेंट देखने मिला। अनाउंसमेंट क्या था कि एकलव्य मॉडल के जो रेसिडेंशियल स्कूल हैं अब उन्हें हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में इस्टेब्लिश किया जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द प्रॉब्लम हियर, एज पर द आर्टिकल जो एग्जिस्टिंग स्कूल है they will face a lot of problem because of the increase of the Eklavya residential model school. Now they'll face one kind of problem where there will be the question of their existence and their survival also. Now what will happen कि यहाँ पर अब इनके पीछे क्या मिल जाएगा कि they have to deal with the pressure of increasing enrollment in the government school. Also government ऐसे बहुत सारे schools को आज की डेट में एड कर रही है, जहाँ पर आप देखेंगे कि एड्स तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बट स्टूडेंट का एनरोलमेंट हमें बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, क्योंकि उन्हें लगभग 97 लाख टीचर्स को केटर करना होता है ऑन 26 करोड़ स्टूडेंट। तो दैट विल ऑल्सो बी द चैलेंजिंग फॉर द गवर्नमेंट। नाउ देयर इज़ वन मोर क्रिटिसिज्म इन द आर्टिकल, जहाँ पर बात की जा रही है कि आपको एक तरफ तो बहुत अच्छा दिख रहा है कि भाई बजट में बहुत ज़्यादा एलोकेशन किए गए हैं, बट अगर आप हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई डिफरेंस हमें देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, एक सर्टेन 40 से आप देखेंगे तो 44,000 करोड़ के ऊपर कौन आ चुका है, 44,000 करोड़ के ऊपर अलॉटमेंट दे दिया गया है हमारी यूजीसी जैसी अदर इंस्टीट्यूशन को। लेकिन इसके अलावा इफ़ यू विल नोटिस वन थिंग, देयर आर सो मैनी इंस्टीट्यूशन जहाँ से बजट को कट डाउन कर लिया गया है, और उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने देखने मिलेगा, दैट इज़ दी IIMs। ठीक है, ओके, व्हाट द आर्टिकल सेइंग कि अगर आप टोटल बजटरी सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज कट डाउन फ्रॉम 653.92 करोड़ जो कि था 2022 और 23 में टू द 300 करोड़ दिस ईयर। Now what will happen? This bulk of the allocation is meant for the repayment of the higher education funding agencies loan and interest, thereafter leaving only 15.17 crore in their hands. So this is a drastic reduction that might cause unhappiness, but that also seems inevitable as these institutes have raised their fees to justify the public funding also. So we don't know whether this has any impacted equity on their campuses or not, but for now on the budget is not as good as it is looking. वहीं अगर हम बात करें तो आप एक चीज़ और पाएंगे, जो भी इंटरेस्ट यहाँ पर दिए जा रहे थे, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स थे, जैसे आप बात करेंगे प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम की, यहाँ पर भी आपको बजट में से बहुत ज़्यादा डिडक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू विल सी, सो इम्प्रिंट में यहाँ पर कुछ आपको माइनस देखने के लिए मिल गया है, बजट में से अलोकेशंस हटा लिए गए हैं। उसके अलावा जो स्पेस रिसर्च और एकेडमिक कोलैबोरेशंस की बात की गई थी, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा अलोकेशंस को रिड्यूस कर लिया गया है। सो ऑल दीज थिंग्स आर समवेयर लीडिंग कि एक तरफ तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि येस बजट इज़ इंक्रीजिंग, but when you will talk about these many sectors, like if you will talk about the imprint, if you will talk about the PM USP, if you will also talk about the National Mission on Education through Information and Communication Technology, you will find one thing कि there is a lot of reduction in all these things. So this is something that you should keep in mind. आगे बढ़ती हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने आपको बोला था मैं आपको बताऊंगी PM श्रीज के बारे में। वाई PM श्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका जिक्र हमारे बजट में भी किया गया है। देखिए, जब PM श्री की बात करते हैं तो ये स्टैंड करता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है,
वहीं आगे अगर हम बात करें तो ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका काम है जो 14,500 स्कूल्स हैं अक्रॉस द कंट्री उनको अपग्रेड करना और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना। इसका एम है स्ट्रेंथनिंग करना सिलेक्टेड एग्जिस्टिंग स्कूल फ्रॉम अमंग्स द स्कूल मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट एंड इवन द लोकल बॉडीज। सिग्निफिकेंस क्या होगी, देखिए ये जितने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सिग्निफाई कर रहा है। ये एक एक्ट करेगा एज एन एग्जाम्पलर स्कूल एंड ऑल्सो ऑफर द मेंटरशिप टू द स्कूल इन देयर विसिनिटी। नाउ द एम ऑफ दीज स्कूल विल नॉट ओनली बी द क्वालिटेटिव टीचिंग, learning and cognitive development, but they will also cater the holistic and the all around individual development। ठीक है, जो कि 21st सेंचुरी की स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि प्रोफिशिएंसी जो हो लर्निंग आउटकम्स में वो देखने मिले इन एवरी ग्रेड ऑफ द चाइल्ड। पेडागोजी अडॉप्टेशन की यहाँ पर बात करी जा रही है कि एक्सपेरिमेंटल और हॉलिस्टिक इंटीग्रेटेड टॉय प्ले बेस्ड इंक्वायरी ड्रिवन डिस्कवरी ओरिएंटेड एक यहाँ पर ड्राइव चला जाएगी। ओके, सो आई होप पीएम श्री आपको क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए QR कोड पर को स्कैन कर सकते हैं, साथ ही rausacademy.in जो कि हमारी वेबसाइट है उस पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड द जॉब डिस्प्लेसमेंट, जो कि बहुत अहम। यहाँ से इस टॉपिक से अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको ऐसे में क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं दैट हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन लीड फॉर द जॉब डिस्प्लेसमेंट। सो ये आर्टिकल बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा हमारे आगे आने वाले मेंस एग्जामिनेशन के लिए। वहीं यहाँ से कुछ ऐसी भी टर्मोलॉजीज होंगी जो आपको मिलेंगी देखने के लिए आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। सो स्टे विद मी एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी ब्रीफली। देखिए जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करते हैं तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए होंगे लाइक द चैट बॉट एंड द अदर डिफरेंट थिंग वेयर यू कैन आस्क द क्वेश्चन एंड दे विल डू एवरी वर्क लाइक द ह्यूमन माइंड डस। सो अगर हम इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करें तो इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करते हो तो ट्रेडिशनली हम इसे दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द AGI जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी। दूसरे अगर आप पॉइंट की बात करेंगे तो दूसरा आपको देखने मिल जाएगा ANI विच इज़ द आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंसी। चलिए समझ लेते हैं AGI और ANI में डिफरेंस है क्या। देखिए AGI की जब हम बात करते हैं तो इसको डिज़ाइन किया गया है टू बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ इंटेलेक्चुअल टास्क। ठीक है, वहीं ANI को डिज़ाइन किया गया है टू परफॉर्म अ सिंगल और नैरो सेट ऑफ रिलेटेड टास्क। ठीक है, इनके नाम से ही क्लियर है ये बहुत ही लिमिटेड टास्क को कर सकता है ANI, लेकिन हम AGI की बात कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बड़े बड़े टास्क को कर सकता है। क्यों? क्योंकि AGI की जो डिज़ाइन है वो फ्लेक्सिबल होती है, अडेप्टेबल होती है, कैपेबल होती है किसी भी नए टास्क को असाइन करने के लिए। ठीक है, इसमें यहाँ पर जब आप AGI की बात करते हैं तो यू डोंट नीड ह्यूमन, इट कैन अडेप्ट। ठीक है, जैसे आप मूवी में देखते हैं ना उन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया। येस, इन अ सिमिलर वे AGI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाट इट कैन डू कि किसी भी नए टास्क को सिचुएशन के हिसाब से अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से इट कैन अडेप्ट विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, वहीं इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपको बता रही हूँ मैं कि इसी को कई बार हम क्या बोल देते हैं, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी बोला जाता है, जिसका मतलब कि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आपके सामने है जो कि लर्न कर सकता है फ्रॉम द डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम टू डू सो। मतलब इसके पास जो प्रोग्राम नहीं है उसके थ्रू भी ये ऐसी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकता है जो इसके डेटाबेस में पहले से मौजूद है एंड अकॉर्डिंगली इट कैन प्रिडिक्ट। तो अगर हम AGI और ANI के डिफरेंस की बात करें तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, जहाँ ANI पूरी तरीके से ह्यूमन डिपेंडेंट है। ठीक है,
ये लाई करता है इन देयर स्कोप ऑफ इंटेलिजेंस एंड देयर एबिलिटी टू जनरलाइज द नॉलेज अक्रॉस द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो एजीआई की हम बात करें तो ये प्राइमरली ड्रिवन होता है बाय वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है, लेकिन एएनआई कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन की बात भी हमें करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। एक और एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द सोफिस्टिकेशन ऑफ द एजीआई's कॉग्निटिव आर्किटेक्चर। अगर हम इनके डेवलपमेंट की बात करें तो इनका सिस्टम इंक्लूड करता है परसेप्शंस, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, एंड रीजनिंग। सो एजीआई एनविजन करता है और इसी एबिलिटी की वजह से ये इंटेलेक्चुअल टास्क परफॉर्म कर सकता है दैट एनी ह्यूमन कैन डू, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप सबसे बड़ा जो डर है, जो फियर है कि भाई क्या होगा, रियल पॉसिबिलिटी को क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कैप्चर कर सकता है, यस, ये फियर आपको देखने मिलेगा। ये जो एजीआई सिस्टम है अगर ये कंटिन्यू लर्न करना सीखता रहा, ये डिसीजन मेकिंग इनके पास आ जाएगी, तो ठीक है, इवन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि देयर क्रिएटर्स इवन कैन नॉट पॉसिबली प्रेडिक्ट व्हाट दे कैन डू, what that AGI system is capable of doing. So this is something where the question arises, क्या आपकी फ्यूचर जॉब्स यहाँ पर खतरे में हैं या नहीं, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं इसको इस तरीके से। अगर आप बात कर रहे हैं फ्यूचर जॉब्स के बारे में तो आपको देखने मिल जाते हैं जो चैटबॉट्स आपको देखने मिल रहे हैं वो आपके क्या हैं, ध्यान से समझिए, दे आर ANI, they are narrow intelligence like ChatGPT, they have existed for some time now but have recently taken the world by storm। ऐसे ही कुछ रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जैसे क्यूचैट, डेल E2, सिंथेसिया, ये भी आपको धीरे धीरे प्रमोट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट ऑटो जनरेशन सिस्टम आपको देखने के लिए मिल रहा है दैट इज लाइक ह्यूमन जनरेटेड, ठीक है, ये ऑटो जनरेटेड नहीं है, ये प्रीवियस डेटा में एक प्रेडिक्टेबिलिटी यहाँ पर बनाई गई है। दिस कुड बी द बेस्ट आंसर दैट एनी चैट जीपीटी और अदर थिंग्स कैन डू, ठीक है। तो सिमिलर प्रोग्राम यहाँ पर है, ठीक है। अडेप्टेड ऑटोमेटेशन की अगर आप बात करें तो वो रिपीटेटिव टास्क पे ही अडॉप्टेशन आपको देखने मिलेगा, लेकिन दे विल प्रेडिक्ट फॉर द फ्यूचर, दिस इज नॉट पॉसिबल विद द ANI सिस्टम हेयर। सो अगर आप बात कर रहे हैं कि एक कंक्लूजन की हम बात करें तो येस, ओवरऑल अभी की डेट में बात करें देयर इज स्टिल मच अनसर्टेनिटी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन द जॉब्स। वी कैन सी अगर हमें देखने मिल जाएगा AGI विच इज़ द आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी, दैट माइट क्रिएट द प्रॉब्लम, बट एज फार एज वी आर कंसर्न विद द चैट जीपीटी या नैरो इंटेलिजेंसी की अगर हम बात करें तो नो, समहाउ आपको ये इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा जहाँ पे आप कस्टमर केयर्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक प्रेडिक्टेड रिस्पॉन्सेज की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ जॉब्स जाने की संभावनाएं हैं, बट स्टिल पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग थरली ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो अभी के लिए हम इसको ओके की सिचुएशन में भी डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बात की जा रही है ऑटिज्म की, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं कि आखिर ऑटिज्म है क्या। देखिए ऑटिज्म की जब हम बात करते हैं तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसीज़ है, ठीक है, एक अम्ब्रेला टर्म भी बोला जाता है इसे, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, एक जो ऑटिस्टिक बच्चा है, ठीक है, ये पहली बात तो ऑटिज्म आपको कॉमन नहीं देखने मिलेगा। रिसेंट स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यूएस ने शो किया है कि जो प्रेवलेंस है एक में से 44 में से एक बच्चा आपको देखने मिलेगा जो कैसा है, ऑटिस्टिक है। वहीं इंडिया डेटा के हिसाब से अगर हम जाए तो 100 में एक बच्चा आपको देखने मिलेगा जो कि डायग्नोस किया जा रहा है किसके थ्रू, ऑटिज्म के थ्रू। क्योंकि ये जो वेरिएशन होती हैं, जो इसकी ऑटिज्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में और जो भी आपको कंडीशंस देखने मिलेंगी, इट कैन डिफर फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर, इसी वजह से इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो आप देखिए ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कुछ डिग्री ऑफ इम्पेयर्ड सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेशन और लैंग्वेज प्रॉब्लम, एक हो सकता है किसी बच्चे का इंटरेस्ट ही ना हो किसी सर्टेन एक्टिविटी में, या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को वो बार बार रिपीटेटिवली कैरी आउट कर रहा है, दिस इज समथिंग अबाउट द ऑटिज्म, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स ब्रेन डेवलपमेंट डिसेबिलिटी हो जाती है जो कि
इट ऑल्सो मेक्स इट सेल्फ विजिबल ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ द पर्सनस लाइफ। तो अगर बच्चा छोटा है और इनिशियली 3 years में आइडेंटिफाई हो जाता है, बिकॉज अगर आप उसके लर्निंग को देखेंगे, आप उसके सोशल बिहेवियर को देखेंगे, आप उसके कम्युनिकेशन या लैंग्वेज को देखेंगे, आप बच्चे की हैबिट को नोटिस करेंगे, तो यू विल गेट टू नो कि वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम और नॉट। कैन वी कंसिडर इट एज अ मेंटल रिटार्डेशन? नो, अ बिग नो। इट इज़ नॉट मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि जो पीपल हैं विद दोज हु आर सफरिंग विद द ऑटिज्म में ऑल्सो शो एक्सीलेंट स्किल। लाइक कई बार ये ब्रिलियंट आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, राइटर्स होते हैं। इंटेलेक्चुअल फंक्शन ऐसे इंडिविजुअल्स का कई बार हमें बहुत एक्सट्रीम देखने मिलता है, ठीक है। सो येस, वी कैन डेफिनेटली से नो कि भाई ये इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। नाउ द क्वेश्चंस कम, हाउ यू गोना आइडेंटिफाई द ऑटिज्म। देखिए, ऑटिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इसको 3 स्टेजेस में हम डिफाइन कर रहे हैं। कौन कौन सी 3 स्टेजेस देख लेते हैं, इन स्टेजेस की बात करते हैं। पहली स्टेज की अगर हम बात करें, फर्स्ट 2 आर कम्युनिकेशन एंड दी सोशल इंटरेक्शन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, जो साथ साथ चलती हैं। सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन आपको बच्चे का साथ में देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई बच्चा ऑटिज्म से सफ़र कर रहा है तो उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा कम्युनिकेट करने में दूसरों से, ठीक है। कई बार ऐसा होगा वो किसी से बात ही करना पसंद नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कई अगर आप किसी बच्चे को पॉइंट आउट कर रहे हैं या सर्टेन जेस्चर है, सर्टेन वर्ड है, उन्हें वो पसंद नहीं आएगा, और एल्स दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। दे मे ऑल्सो यूज सम वर्ड्स आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, and sometimes they will start repeating the words. For example, hi, now they will continuously say hi, 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 hi. So they will do that repetition also. Now next अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की बात करें, इसके अलावा वहीं पर आपको देखने मिल जाएगा सोशल गैदरिंग, ठीक है। तो बच्चे की आप देखेंगे कि वो क्या इंटरेस्टेड है सोशल गैदरिंग में, गेम्स में क्या वो इंटरेस्टेड हो जाता है। जैसे ऐसे बहुत सारे गेम होते हैं, जैसे हाइड एंड सीक, ठीक है, या फिर आप देखेंगे तो जितनी ऑटिज्म के बच्चे हैं दे आर ऑफन नॉट इंट्यूटिव फॉर देम, जबकि बहुत सारे बच्चों को आप देखेंगे दे लव टू प्ले, दे लाइक टू प्रिटेंड टू फीड अ डॉल बिटवीन 1 and 2 years of age. Rather, autistic children they prefers books, they will like to solve the puzzles, mechanical toy. So this is also one of the characteristic that you can see in the children. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस कम, हाउ डू वी हेल्प ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। देखिए, अगर आप ऑटिस्टिक चिल्ड्रन की बात करेंगे तो दे आर समटाइम्स वेरी सेंसिटिव। दे आर लाइक द वो हमारी तरह एक विजुअल लर्नर्स होते हैं। दे आर गुड विद द पजल्स, इनकी मेमोरीज बहुत अच्छी होती हैं। विजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। चेस जैसे गेम्स में दे डू वंडरफुल। इनफैक्ट दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग, स्ट्रॉन्ग सेंसेस ऑफ जस्टिस एंड ऑनेस्टी एज वेल, जिसकी वजह से कई बार जो आपकी सोसाइटी के बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नॉर्म्स होते हैं उनको समझने में इन्हें हो जाती है प्रॉब्लम। सो वॉट वी नीड टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू डू द कम्युनिकेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जितना अर्ली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि येस दिस पर्सन, दिस चाइल्ड इज सफरिंग विद द ASD, उसी तरीके से हम उसका एक एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑटिज्म इज़ नॉट क्योरेबल। इसके सिम्टम्स को आप एड्रेस कर सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं अर्ली थेरेपीज के थ्रू, बट यू कैन नॉट चेंज इट थरली। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। वहीं आपको एक और चीज़ याद रखनी होगी, 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ताकि जो लोग हैं वो ऑटिज्म के प्रति अवेयर हों, साथ ही साथ सेंसिटिव भी आपको देखने के लिए मिले। चलिए, सो आज के लिए इतना ही। और it's a quiz time, and first question is, HUID number which was seen in the news is associated with which of the following element or product. Next question is, which organization is released the Women, Business and Law Index. So you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है, and stay tuned with us to know the right answer. So आज के लिए बस इतना ही। Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.